कॉन्सर्ट्स कॉन्सर्ट्स कॉन्सर्ट्स, जिसे देख लो जहां देख लो हर कोई कॉन्सर्ट अटेंड कर रहा है। लोगों में देख के तो इतना पागलपन है टिकट्स का। साल के 12 महीने में से 3-3 महीने तो दिलजीत और करण औजला कॉन्सर्ट कर रहे हैं, और जो बचा टाइम है सुना है कोल्ड प्ले आ रहा है, और इसके अलावा लोकल आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट तो चलते ही रहते हैं। पहली बार हम किसी कॉन्सर्ट्स के लिए इतना पागलपन देख रहे हैं। लोग ब्लैक में बेचकर कुछ समझदारों का काट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। लड़कियां कॉन्सर्ट्स पे फूट फूट कर रो रही हैं। मरना मैं तेरिया वहां सो तेरे प्यार दी मैं चकी हुई। इस बेचारी लड़की को अगर कॉन्सर्ट की टिकट ना मिल पाती तो शायद ये जिंदा भी ना रह पाती। और आधों को तो समझ भी नहीं आता, बस कूल बनने के लिए वहां पहुंचना है। कुछ तो अपने बेचारे बाप की 5-10 हजार रुपए उनसे मांग कर ले जाते हैं, और कुछ अपनी सैलरी का 20-25% तक इसे एक इवेंट में लगा देते हैं। बाप सोच रहा है कि बेटा या बेटी घर में पैसे लेके आएंगे, और भारत में इतना ज्यादा पागलपन है कि भारत में एवरेज मंथली सैलरी 30-35 हजार ही है, मगर लोग इस इवेंट पर अपनी 50% तक सैलरी खर्च देते हैं। और आधे से ज्यादा इवेंट्स में तो वो इतनी दूर खड़े होते हैं जैसे वो दूसरे शहर से ही देख रहे हो। मगर ये सब तो सिम्टम्स हैं, असली वजह तो कुछ और ही है। उस वजह के बारे में आज अल्ट्रा ओपिनियन की वीडियो में हम बात करेंगे। दारू, नशा, कॉन्सर्ट, पार्टीज, ये सब तो सिम्टम्स हैं, मगर असली जड़ कुछ और ही है, और बहुत बड़ी है। कंज्यूमरिज्म, यानी कि ऐसी चीजों पर खर्चा करना जो कि आपके बेसिक सर्वाइवल के लिए तो जरूरी नहीं है, पर आपके सोशल स्टेटस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जहां आपकी एस्पिरेशंस बेसिक नीड से स्विच कर कर लग्जरी की तरफ बढ़ जाए, आसान भाषा में वही कंज्यूमरिज्म है। भारत तो एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी रहा है, मगर धीरे धीरे भारत भी वेस्टर्न देशों के देखा देखी एक कंज्यूमर इकोनॉमी की तरह स्विच कर रहा है, और डेटा इसे सपोर्ट करता है। आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार नेट हाउस होल्ड सेविंग्स 47 ईयर लो पर है। नेट हाउस होल्ड सेविंग मतलब एक फैमिली के पास कितने डिपॉजिट्स हैं, कितने इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट एक्सेट्रा, माइनस लोन्स। 2022 में नेट हाउस होल्ड सेविंग जीडीपी का 7.3% था, पर 2023 में वो कम होकर सिर्फ 5.3% रह गया है। और इतना ही नहीं, किसी भी फैमिली का एनुअल डेट बढ़ा है। अगर हम बात करें, एनुअल डेट आज 5.8% है जीडीपी का, विच इज सेकेंड हाइएस्ट सिंस 1970s। और पता है बोरोइंग्स में फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट कौन सा है? क्रेडिट कार्ड्स। लोग इंपल्सिव बायर्स बन रहे हैं, मगर क्या फर्क पड़ता है, हम कमाते किसके लिए अगर उड़ा ही नहीं सकते? इसे एटीट्यूड कहिए या ईगो, मगर सब लोगों में आ रहा है। दिक्कत यह है कि हम जितना कमा रहे हैं या तो वो सारा या उससे भी ज्यादा उड़ा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक समझने के लिए हमें बूम और बस्ट साइकिल्स को समझना होगा। कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमीज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होती हैं। हाई लेवल ऑफ स्पेंडिंग से एक टेम्परेरी बूम आता है, जिससे कंपनीज के रेवेन्यू बढ़ते हैं, कंपनी में ग्रोथ बढ़ती है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। मगर उस ग्रोथ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाते हैं, लोगों के डेट बढ़ जाते हैं, जिस कारण मार्केट में रियल एस्टेट और बाकी एसेट्स की डिमांड बढ़ जाती है। लोगों को लगता है कि फ्यूचर में भी ये डिमांड और ये हालात कंटिन्यू रहेंगे, इस कारण रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। मगर ये बूम सस्टेन नहीं कर पाती, क्योंकि ऐसी इकोनॉमी सिर्फ कंजम्पशन की वजह से ग्रो हुई है और बाकी सेक्टर जैसे एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है। तो रिसेशन के टाइम पर ऐसी इकोनॉमीज कोलैप्स कर जाती हैं, और रिसेशन ऐसी इकोनॉमीज में प्रोलॉन्ग्ड होता है, क्योंकि जब ये इंडस्ट्रीज रिसेशन में है, उनके लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए बाकी इंडस्ट्रीज जैसे कि एक्सपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है, तो वो अपने प्रॉफिट से इन इंडस्ट्रीज के लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर पाती। नंबर 2, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। जब भी लोगों के पास पैसा आता है, लोगों में बाजार में डिमांड बढ़ती है, और इकोनॉमीज का सिंपल लॉजिक है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। अब प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, जिससे परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाती है। परचेजिंग पावर मतलब कि रियल इनकम। आसान भाषा में अगर आपकी सैलरी उतनी ही है और आप बाजार में सामान लेने जाते हो, मगर सामानों का रेट बढ़ चुका है, तो आप उतनी सैलरी में
अब कम गुड्स ले पाओगे, तो चाहे आपके अकाउंट में तो 30,000 ही आएगा, मगर आप उस 30,000 से अब कम कपड़े या कम चीजें खरीद सकते हो। यही परचेजिंग पावर है जो कि कम हो जाती है, जिससे आपकी रियल इनकम पे इफेक्ट होता है। आपने अपनी एस्पिरेशन यानी कि उम्मीदें तो बढ़ा ली, मगर इनकम उतनी है, अब उम्मीदें बढ़ाना महंगा तो पड़ेगा। नंबर 3, इनकम इनइक्वालिटी। सामने वाला या साथ वाला बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, मुझे भी वो लाइफस्टाइल चाहिए, इस एटीट्यूड ने आधे लोगों की जेबें खाली करी हैं। अब लोगों को ये लगता है कि सोसाइटल एक्सेप्टेंस के लिए उन्हें भी वो लग्जरीज जीना है, मगर उनकी इनकम लेवल अपग्रेड नहीं हो पाता। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई लग्जरी आइटम 10,000 की है और किसी की इनकम 1 लाख है, तो वो लग्जरी आइटम उस इनकम का सिर्फ 10% हुआ। मगर अगर आपको भी उस लग्जरी को मैच करना है और आपकी सैलरी सिर्फ 50,000 है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000, उस आइटम का परसेंटेज आपकी सैलरी का 20% हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि आपकी एस्पिरेशंस बढ़ चुकी हैं मगर इनकम नहीं, जिस कारण आपको बहुत नुकसान होता है। और ज़्यादातर ये लग्जरीज उन लोगों के पास पैसा जाता है, मनी फ्लो उन लोगों के पास होता है जो कि ऑलरेडी रिच है, जिस वजह से इनकम डिस्पैरिटी बहुत बढ़ गया है। भारत के टॉप 1% का नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मेकिंग इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इनइक्वल टॉप इकोनॉमीज ग्लोबली। नंबर 4, रिसोर्स मिस एलोकेशन। कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी से इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती है, मगर वो शॉर्ट लिव्ड और नॉन एसेंशियल गुड्स की होती है। क्रिटिकल इंडस्ट्रीज जैसे कि हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रीन्यूएबल्स ग्रो नहीं हो पाते, और इसकी ज़्यादातर दिक्कतें भारत जैसे देशों में इसलिए आती हैं क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। आप ऐसे पैटर्न्स हर देशों में फॉलो कर सकते हैं, मगर अगर भारत की बात करें तो भारत में FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, एंड देयर इज अ प्रेफरेंस फॉर हाई टर्नओवर एंड शॉर्ट लिव्ड गुड्स। अब क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो बाकी इंडस्ट्रीज उस पेस से ग्रो नहीं हो पाती। अब बिना डेटा के तो आप मेरी बात मानेंगे ही नहीं, तो देखिए डेटा। 2023 में FMCG ग्रू टू $203 बिलियन, और इसमें से भी ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन नॉन एसेंशियल गुड्स का है। अगर हम इन्वेस्टमेंट इन इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे हेल्थ केयर की बात करें, तो भारत में बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम बात करें नंबर्स की, तो GDP का सिर्फ 1.3% है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो है ही, और उस वजह से एक्सेसिबिलिटी भी कम होती है। नंबर 5, रिड्यूस्ड इकोनॉमिक रेजिलियंस। ऐसी इकोनॉमीज जो कि सिर्फ कंज्यूमरिज्म की वजह से बढ़ी है, वो ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक और पैंडेमिक से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं, क्योंकि उन इकोनॉमीज की ग्रोथ के लिए नॉन एसेंशियल गुड्स की ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट जैसी इंडस्ट्रीज ग्लोबल शॉक जैसे रिसेशन में सस्टेन नहीं कर पाती, क्योंकि उन टाइम में डिमांड होती है एसेंशियल गुड्स की। मगर आपकी इकोनॉमी तो सिर्फ कंज्यूमरिज्म की वजह से बढ़ी है, इसलिए वहाँ पर वो सब इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाती हैं। और ये इकोनॉमिक कोलैप्स एक रिपल इफेक्ट की वजह से होता है, क्योंकि बिजनेस ग्रोथ कम हो जाती है, उनके रेवेन्यूज कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉब्स डिस्टेबलाइज हो जाती है और इकोनॉमीज क्रैश कर जाती है। जर्मनी जैसे देश जो कि एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में भी डिवर्सिफाइड है, उनको ऐसे रिसेशन जैसे शॉक से रिकवर करना रिलेटिवली ईजी हो जाता है। वहीं हम भारत जैसे देशों की बात करें, जिसमें मैक्सिमम उसकी बैकबोन SMEs यानी कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है, और जब रिसेशन आता है तो उन इंडस्ट्रीज जिसकी ग्रोथ कम हुई है उसकी SMEs कोलैप्स कर जाती है, और भारत को रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि दिलजीत के कॉन्सर्ट देखने मत जाओ, और इसका मतलब ये भी नहीं कि कंज्यूमरिज्म के सिर्फ नुकसान ही है। चलिए एक ऑल्टर ओपिनियन एक्सप्लोर करते हैं। कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा इकोनॉमीज को स्टिमुलेट भी करता है, क्योंकि इसकी वजह से मार्केट में मनी फ्लो बढ़ता है, मार्केट में ज़्यादा पैसा आता है और ज़्यादा चांस है ग्रोथ का। दिक्कत तब है जब वो ग्रोथ और मनी फ्लो सिर्फ उसी इंडस्ट्री में रहे और बाकी इंडस्ट्रीज में फ्लो ना हो पाए। अगर सही से मैनेज किया जाए और ग्रोथ अक्रॉस इंडस्ट्रीज हो, तो बहुत सारी इकोनॉमीज को कंज्यूमरिज्म फायदा भी देता है। अब क्योंकि कंज्यूमरिज्म एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, तो इसमें उन गुड्स की डिमांड होती है जिन गुड्स की वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी है और उसका वेस्टर्न डिमांड भी है, तो वो इंडस्ट्रीज ग्रोथ होती है और उसका एक्सपोर्ट्स
उन इंडस्ट्रीज का वेस्टर्न कंट्रीज को बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट भी कम हो सकता है। कंज्यूमरिज्म से एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होता है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। दिक्कत सिर्फ कंज्यूमरिज्म में भी नहीं है, दिक्कत एक्सट्रीम और अनबैलेंस्ड कंज्यूमरिज्म में है। लग्जरी स्पेंडिंग परसेंटेज, मतलब कि आपकी इनकम में से नेसेसिटीज हटाकर जो इनकम बचती है उसका कितना परसेंट आप लग्जरीज पर स्पेंड कर रहे हैं, वो जितना ज्यादा होगा उतना ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कम होगा और उतना ही ज्यादा इंडिया सफर करेगा। अब सवाल यह है कि अगर कंज्यूमरिज्म इतना ही बुरा है तो यूएस जैसी कंट्रीज को इतना फर्क क्यों नहीं पड़ता? आंसर सिंपल है, इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। अगर इंडिया जैसा देश की इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ कंज्यूमरिज्म की वजह से हो तो ग्रोथ बहुत ज्यादा डिसप्रोपोर्शनेट होगी और ये इकोनॉमिक ग्रोथ का सही इंडिकेटर। यूएस जैसी इकोनॉमी जो आज हमें कंज्यूमर ड्रिवन लगती हैं, उनका भी बेस एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग रहा है और आज भी वही है। भारत अगर डायरेक्टली कंज्यूमरिज्म की तरफ स्विच कर जाए तो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाता। शॉर्ट टर्म में जीडीपी नंबर्स तो दिखेंगे मगर वो सही इंडिकेटर नहीं है। भारत ने पहले भी यही गलती करी थी, डायरेक्टली एग्रीकल्चर के बाद मैन्युफैक्चरिंग में स्विच होने के बजाय डायरेक्टली टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में स्विच हो गया और 2024 में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पूरी जीडीपी में 55% है, यानी कि 55%। और अगर हम वही गलती फिर से दोहराते हैं और डायरेक्टली कंज्यूमरिज्म की तरफ स्विच हो जाते हैं तो बाकी इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से ग्रो नहीं हो पाएंगी और हम उसी दलदल में फिर से फंस जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही पॉपुलर टॉपिक्स पर अनपॉपुलर ओपिनियंस लाते रहेंगे। आपका क्या ओपिनियन है कंज्यूमरिज्म के ऊपर, वो आप कमेंट्स में जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।